नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री काल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन टीएमसी नेता भी बगावत करने लगे हैं। टीएमसी में बंटवारा हो रहा है। एक तरफ बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी सबसे दूरी बनाए हुए हैं। अभिषेक ने तब ट्वीट कर कुछ कहा था जब अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कड़ी निंदा करते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त से राजनीति का रंग देखे बिना 24 घंटे के भीतर तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तार करने को कहा था, तो राजनीतिक हलके में हैरत हुई थी। लेकिन उसके बाद से अभिषेक बनर्जी ने इस मामले पर कोलकाता पुलिस के एक ट्वीट को बिना किसी कमेंट के रीट्वीट करने के अलावा चुप्पी साध रखी है। वो ममता बनर्जी ने जो मार्च किया उसमें भी शामिल नहीं हुए, जिसमें ममता की आलोचना की गई थी कि सीएम ठोस कार्रवाई करें, ये सब ना करें। इसके अलावा अभिषेक के निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर के टीएमसी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये समय की मांग है कि जनरल रास्ता दिखाएं। जनरल अभिषेक को संदर्भ किया गया है। अभिषेक के करीबी सूत्रों का दावा है कि वो स्पष्ट रूप से इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर करना चाहते थे कि इस मामले को किस तरह से संभाला गया है, जिसमें आरजीकर अस्पताल के हटाए गए प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे अस्पताल में तैनात करना और अस्पताल में बैठे डॉक्टरों पर हमला करने वाली भीड़ को रोकने में पुलिस की विफलता शामिल है। पार्टी में बंटवारा इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि जिन पार्टी नेताओं ने मामले से सही तरीके से न निपटने पर सवाल उठाया, उन पर कार्रवाई कर दी गई। पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया, जबकि मौजूदा राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को गलत जानकारी फैलाने के लिए कोलकाता पुलिस से नोटिस मिला और उन्होंने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रतिक्रिया में ममता के पक्ष में देखे जाने वाले लोगों ने अपनी स्थिति सख्त कर दी है। सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है और साथ ही डॉक्टरों को अपना विरोध छोड़ने की चेतावनी भी दी है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रेप और हत्या के मामले में दो अलग अलग पेज पर चल रहे हैं। शुरुआत में 9 अगस्त को जब अपराध का पता चला तो पार्टी के वरिष्ठ नेता एक ही राय में दिखाई दिए, जबकि अभिषेक बनर्जी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ये बलात्कारी जो समाज में रहने के लायक नहीं हैं, उनसे या तो मुठभेड़ के जरिए या फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि विभाजन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के बाद दिखाई दिया, जिन्हें बलात्कार और हत्या के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया और उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अभिषेक के करीबी नेताओं का मानना है कि घोष को दोबारा नियुक्त करने में और अस्पताल पर हमला करने वाली भीड़ को रोकने में विफलता ऐसी गलतियां थीं जो पूरी तरह से अनावश्यक थीं और टालने योग्य थी। वहीं ममता के करीबी एक वरिष्ठ नेता ने अभिषेक के रुख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बातों पर कुछ खास नहीं कह सकते, इन्हें केवल हमारी पार्टी सुप्रीमो ही सुलझा सकती हैं। आधिकारिक तौर पर टीएमसी ने किसी भी मतभेद से इनकार किया। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, लेकिन बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि एक सोशल मीडिया पोस्ट में घोष ने लिखा कि हमारी नेता ममता बनर्जी ये सब रोकने की लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जनरल अभिषेक भी हमारे तरफ हों। यूपीएससी के 45 सरकारी पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के फैसले पर एनडीए से विरोध की आवाज उठी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ कह दिया कि वो इसके विरोध में है। चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया ये गलत है और सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे। हालांकि टीडीपी समर्थन में रही, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के नाराज हो जाने से मोदी सरकार कांप गई और एक बार फिर अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। अब मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को कैंसिल करने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखा। जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, जिसके बाद एनडीए के सहयोगियों यानी जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी आपत्ति जता दी। लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका खा चुकी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति गरमाने से पहले ही कदम वापस ले लिया। बता दें, शुरू से ही कहा जा रहा है कि सरकार बैसाखी पर है। यह फैसला विपक्ष के कारण वापस नहीं लिया गया है, बल्कि सहयोगी ही विरोध में खड़े हो गए तो मजबूरी में उठाना पड़ा, नहीं तो सरकार से हाथ धोने पड़ते। सहयोगियों के विरोध से पहले बीजेपी सरकार लगातार इसका बचाव कर रही थी,
ये कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, लेकिन अब बात बन नहीं पाई। मोदी जी इस सरकार में काफी कमजोर हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर आए बिल को भी जेपीसी कमेटी के पास भेजना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी टीडीपी और चिराग पासवान ने मांग कर दी थी। मोदी ने लेटरल एंट्री को रद्द कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस नेता इसको राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले कितने मामलों में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुका दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो बताती हैं कि राहुल ने लेटरल एंट्री को रोक दिया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रोक दिया, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को रोक दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रोक दिया, जो कि मोदी सरकार लाना चाह रही थी, लेकिन राहुल ने जमकर इनका विरोध किया। हालांकि मोदी सरकार के झुकने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ के कारण हैं, जैसे सहयोगी ही हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जब राहुल गांधी उस मुद्दे को लाइमलाइट में ले आते हैं, रोज उस मुद्दे को उठाते हैं, चर्चा करवा देते हैं, फिर एनडीए के सहयोगी दल भी डर जाते हैं कि अब तो जनता तक ये बात पहुंच गई है, अगर अब स्टैंड नहीं लिया तो वोट बैंक की जाने का खतरा है और फिर खेल होता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी बहुत हुई आपकी मनमर्जी, अब आदत डाल लीजिए। मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से होने वाली भर्तियों को रद्द करने की मांग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। बता दें, कांग्रेस का कहना है कि लेटरल एंट्री से भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होगा, लिहाजा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक मारा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को नौकरशाही में लेटरल एंट्री के ताजा विज्ञापन को वापस लेने पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उसने पीडीए की एकता के आगे घुटने टेक दिए। पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि लेटरल एंट्री भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला सपा का आंदोलन वापस लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण को खारिज कर यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पीछे दरवाजे से नियुक्तियां करने की साजिश आखिरकार पीडी की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से नियुक्ति पर हंगामा हो गया, फिर मोदी सरकार झुक गई और फैसला वापस लिया। इस सब के बाद भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा कि जब से लेटरल एंट्री का मुद्दा मेरे संज्ञान में आया, मैंने इसे विभिन्न स्थानों पर संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया। मैंने इस मुद्दे को लेकर एससी, एसटी और पिछड़ों की चिंताएं प्रधानमंत्री के सामने रखी। पिछले 2 दिनों से मैं पीएम और उनके कार्यालय के संपर्क में हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मामले की गंभीरता को समझेंगे और इस बात की सराहना करेंगे कि चूंकि निजी क्षेत्र में कोटा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी भी सरकारी नियुक्ति में कोटा नियमों का पालन करना चाहिए। ये हमेशा से एलजेपीआर की मांग रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि नीति आयोग द्वारा 2017 में लेटरल एंट्री की जोरदार वकालत की गई थी और वास्तव में 1 साल बाद एक बड़े सुधार उपाय के रूप में इसकी घोषणा की गई, जो सिविल सेवा को बदल देगा। 2019 से अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां हो चुकी हैं। इस वर्ष अन्य 45 की योजना बनाई गई थी, लेकिन इन्हें अभी रद्द कर दिया गया है। नॉन बायोलॉजिकल पीएम अब ज़्यादा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ढोल बजाने वाले जिम्मेदारी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीधी और सरल सच्चाई ये है कि जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसे मोदी की परिवर्तनकारी पहलों में से एक के रूप में सराहा गया था। बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के लिए भारत पर निशाना साधा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल आलमगीर ने कहा है कि शेख हसीना को शरण देकर भारत लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के वादे से पीछे हट गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में क्रांति को कुचलने के लिए भारत से कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में अवामी लीग ने तबाही मचाई, उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उनकी पार्टी इसके लिए अंतरिम सरकार को पर्याप्त समय देगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दलित युवक की हत्या के मामले पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। इस कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नसीराबाद में दलित युवक के परिवार से मिलने पहुंचे। राहुल ने कहा कि ये सभी लोग यहाँ न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवक को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है।
यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार 21 अगस्त से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यात्रा की घोषणा करते हुए कांग्रेस संगठन के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि वो इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। राहुल गांधी और खड़गे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव लड़ने के पहले गठबंधन के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। दोनों इंडिया गठबंधन में साथी हैं। कांग्रेस सूत्रों ने कहा वो यहां एनसी नेताओं के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों के बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन शोषण की घटना सामने आई है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बदलापुर के एक मशहूर स्कूल के वॉशरूम में 4 और 6 साल की 2 बच्चियों के साथ कथित यौन शोषण की घटना के बाद हर तरफ गुस्से की लहर है और हजारों नागरिक सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में मंगलवार को लोगों ने बदलापुर स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि इस वजह से इस रूट पर लंबी दूरी की 10 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से इस मामले में बात की है और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में 2 लड़कियों के यौन शोषण करने का मुद्दा उबाल मार रहा है। इस बीच विपक्ष ने दावा किया है कि पीड़ितों के माता पिता को उनकी शिकायत दर्ज करने से पहले बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार कराया गया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3.5 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची पर अत्याचार किया जाता है और जब वो शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस थाने में माता पिता को 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। क्या कोई संवेदनशीलता बची है? मैंने पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे कहा कि इस देरी के लिए जिम्मेदार महिला पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने 4 चुनावी राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। साथ ही पार्टी ने कहा कि वो विधानसभा चुनावों के आगामी दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एलओपी राहुल गांधी जी ने एआईसीसी मुख्यालय में चुनाव वाले 4 राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि हम आगामी दौर के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ स्पष्ट गुस्सा है और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे और प्रत्येक राज्य में गरीब समर्थक, जन समर्थक सरकार की लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता शुरुआती घंटों में ही चल गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि अधिकतर युवा डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं। हमें कामकाज के सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी और कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं होंगी तो ऐसा कर हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि पीड़िता का नाम मीडिया में हर जगह छप चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि कैसे हजारों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एफआईआर देरी से दर्ज करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरजीकर की घटना को भयानक करार दिया। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार की इस सुनवाई से हासिल क्या हुआ तो वो है 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा तय करने
और दिशा निर्देश तय करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा। सीजीआई ने कहा कि अस्पताल पूरे दिन और रात खुले रहते हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं और अक्सर मरीजों और उनके परिवारों से दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर के डॉक्टरों से स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट के कारण अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा। अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो हम पर भरोसा करें। उनकी सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कोलकाता के अस्पताल में रेप और हत्या की घटना पर शुरुआत में ममता बनर्जी सरकार का समर्थन करने के बाद अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों में टीएमसी के इस मुद्दे पर निपटने के तरीके से बेचैनी पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन के भीतर ये पहला गंभीर मामला है। हाल ही में संसद सत्र के दौरान इंडिया गुट ने एकजुटता का प्रदर्शन किया था, लेकिन कोलकाता की घटना ने हालात बदल दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन नेताओं से बात की वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाएगी, लेकिन उन्होंने घटना से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जिस तरह ममता की आलोचना करने वालों पर हमले करने वालों पर कार्रवाई कर रही है वो गलत है। खास तौर पर अपने ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता की घटना पर कहा था कि पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। राहुल ने अस्पताल और स्थानीय प्रशासन के बारे में गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी की राज्य इकाई ने राहुल से और अधिक आक्रामक रुख की मांग की थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि ममता सरकार ने कई स्तरों पर स्पष्ट रूप से गड़बड़ की है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के दबाव के बावजूद राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी काफी सामान्य रखी, लेकिन टीएमसी नेताओं ने राहुल पर भी हमला कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ममता सरकार ने जिस तरह बाद की घटनाओं में रुख दिखाया उस पर इंडिया गठबंधन के नेता चिंतित हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हेमा आयोग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद अब भूचाल आ गया है। बता दें, इसी साल 24 जुलाई को केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जस्टिस हेमा आयोग की रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी, पर केरल सरकार ने सोमवार यानी 19 अगस्त को जस्टिस हेमा समिति की 235 पन्नों की रिपोर्ट को फाइनली जारी कर दिया। करीब 5 साल पहले ही ये रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन सोमवार को इसे जारी किया गया। दरअसल मलयालम सिनेमा में महिलाओं के सामने आने वाली परेशानियों को लेकर ये रिपोर्ट जारी होनी थी। रिपोर्ट में महिलाओं का यौन शोषण किए जाने की कई कहानियों का खुलासा हुआ है। इस मामले में सुपरस्टार समेत कुछ और लोगों का हाथ होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पुरुषों का दबदबा है और कैसे वो महिलाओं का शोषण करते हैं, और फिल्म मिलने के बाद ही नहीं, फिल्म मिलने से पहले ही घिनौनी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाएं ये मामले बताने से क्यों डरती हैं। रिपोर्ट हिला देने वाली है। हेमा कमेटी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। शशि थरूर ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार ने रिपोर्ट को 5 साल तक दबाए रखा और दबाव में आकर जारी किया। वो इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद पर शर्म आनी चाहिए। केरल फिल्म इंडस्ट्री की देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध निर्देशकों और कलाकारों के साथ प्रतिष्ठा है और ये एक सम्मानित इंडस्ट्री है। थरूर ने कहा कि इस तरह की इंडस्ट्री को कलंकित होते देखना, महिलाओं के लिए असुरक्षित कामकाजी माहौल बनाना और डराने धमकाने और इससे भी बदतर कार्यों के जरिए इसे जारी रखना माफी के योग्य नहीं है। थरूर ने कहा, ये वो नहीं है जो केरल के लिए होना चाहिए। हमें एक जैसा राज्य होने पर गर्व है जो 200 साल से अधिक वक्त से लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करने के मामले में पहले स्थान पर है, जिसने महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट को पूरी तरह प्रसारित करने, चर्चा करने और इस पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। एक महिला के लिए शिकायत करना आसान नहीं होता। जिन्होंने शिकायत की उनकी भी प्रतिष्ठा और करियर था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि तथ्यों का सामने आना जरूरी है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा से किरण चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं राजस्थान की एक सीट के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार की एक सीट के लिए मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं असम की 2 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। यहां से रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई से जुड़े केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के केस में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी।
ईरान ने अब एक हमास के चीफ की हत्या को लेकर इजरायल को ताज़ा धमकी दी है। ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने कहा कि बच्चों की हत्या करने वाले इजरायली शासन ने अपनी मूर्खता जारी रखी है और इस्लामिक ईरान की धरती पर हनीय को शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सही समय और सही स्थान पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम सजा का समय और तरीका तय करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद हनीय के खून का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। फदावी ने जोर देकर कहा कि हथियाने वाले ज़ायोनी शासन ने शहीद हनीय की हत्या करके एक बड़ा अपराध किया है और इस बार उसे पहले से भी अधिक कड़ी सजा दी जाएगी। हमास ने एक नया बयान जारी कर अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया है कि युद्ध विराम समझौते को रोक रहा है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह दावा कि वो किसी समझौते से पीछे हट रहा है भ्रामक है। समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि वो एक समझौते पर पहुंचने के लिए उत्सुक है और जून में पेश किए गए अमेरिका और यूएन समर्थित युद्ध विराम ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे नवीनतम प्रस्ताव में उस पुराने ढांचे के विपरीत नए प्रावधान शामिल हैं। हमास ने कहा कि शर्तों में बदलाव करके अमेरिका इजरायल के प्रति ब्लाइंड बायस दिखा रहा है और उसकी मांगों को स्वीकार कर रहा है, जिससे वो हमारे लोगों को खत्म करने और विस्थापित करने के लक्ष्यों की खोज में रक्षाहीन नागरिकों के खिलाफ अधिक अपराध करने में सक्षम हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को फेयरवेल स्पीच दी। इस दौरान वो स्टेज पर आकर भावुक हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी एशले बाइडेन को गले लगाया। पूरी स्पीच के दौरान उन्होंने अपने हर काम के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम जोड़ा। वो कई बार हैरिस की तारीफ करते दिखे। बाइडेन ने वहां मौजूद भीड़ को धन्यवाद कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अमेरिका आई लव यू। बाइडेन ने भीड़ से पूछा कि आप कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को चुनने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही बाइडेन ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान को हैक करने के पीछे ईरान का हाथ था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और अन्य जांच एजेंसियों ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है। बयान में कहा कि ईरान ने अमेरिका के चुनाव में लोकतांत्रिक संस्थानों में कलह को बढ़ावा देने और विश्वास को कम करने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। बयान में कहा गया है कि ईरान ने सोशल इंजीनियरिंग और अन्य प्रयासों के माध्यम से दोनों राजनीतिक दलों के राष्ट्रपति अभियानों के साथ ऐसा करने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो टेस्ला के मालिक एलन मस्क को सलाहकार बनाने को लेकर तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो मस्क को सलाहकार या कैबिनेट पद देने पर विचार करेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्क बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर वो चाहेंगे तो ऐसा जरूर किया जाएगा। बता दें, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का इंटरव्यू लिया था। 1 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया। इमरान खान के सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इमरान खान के कहने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन 2024 के लिए उनका आवेदन फॉर्म जमा कर दिया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम अक्टूबर में बताए जा सकते हैं। मतदान 28 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।